नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा भाषा अध्यापन पद्धति चल रहा था, इसके पहले के वीडियो में हमने गद्य, पद्य और व्याकरण के विषय में पढ़ा कि गद्य, पद्य और व्याकरण कैसे पढ़ाया जाता है। व्याकरण में थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम हो गया था, तो आज हम उसके अगले चैप्टर रचना अध्यापन के विषय में पढ़ेंगे कि रचना किस प्रकार से पढ़ाई जाती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। रचना अध्यापन। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, जिन्हें वह लिखित या मौखिक रूप से व्यक्त करने का प्रयास करता है। इन भावों को सुंदर, व्यवस्थित तथा प्रभावशाली रूप से प्रकट करने को ही रचना कहते हैं। रचना का शाब्दिक अर्थ है सजाना अथवा संवारना। परिभाषा रचना वह सार्थक तथा कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा हम निश्चित उद्देश्य को सामने रखकर अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हैं। रचना के रूप। रचना दो प्रकार की होती है, मौखिक रचना अथवा लिखित रचना। दूसरे शब्दों में रचना कार्य मौखिक रूप से भी किया जाता है और लिखित रूप से भी। भाव प्रकाशन सर्वप्रथम बोलचाल द्वारा ही होता है, लिपिबद्ध अक्षरों द्वारा बाद में होता है। लिखित रचना भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। इसके माध्यम से ही हम अपने विचारों को स्थायित्व प्रदान करते हैं, उन्हें संवार कर सुव्यवस्था प्रदान करते हैं और विभिन्न शैलियों में सजाकर साहित्य की अभिवृद्धि करते हैं। भाषा का साहित्य अनुभव विचारों की लिखित रचनाएं का ही परिणाम है। लिखित रचना के माध्यम से ही मानव संस्कृति सुरक्षित रहती है। लिखित रचना में हमें सतर्क रहना पड़ता है। इसमें अनावश्यक स्थानों तथा प्रसंगों का कोई स्थान नहीं होता। हम नपे तुले शब्दों में ही सुव्यवस्थित ढंग से अपने विचार क्रमबद्ध प्रस्तुत कर सकते हैं। रचना शिक्षण के उद्देश्य। रायबर्न के अनुसार लिखित रचना शिक्षण का मूल उद्देश्य छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अपने विचारों को अपने ढंग से व्यवस्थित कर सकें तथा स्वतंत्रतापूर्वक प्रभावशाली रूप से व्यक्त कर सकें। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अपने विचारों को स्पष्टतापूर्वक क्रमबद्ध रूप तथा शुद्ध भाषा में लिख सकें। छात्रों के शब्द भंडार एवं सुक्ति भंडार में वृद्धि करना तथा उस शब्द भंडार का सफलता से प्रयोग करना। छात्रों को रचना की विभिन्न शैलियों से तो परिचित कराना तथा उसमें स्वतंत्र शैली सृजन की क्षमता पैदा करना। छात्रों के निरीक्षण, तर्क, कल्पना तथा विवेक शक्तियों का विकास करना। छात्रों को सत साहित्य को सृजन के लिए प्रेरित करना। छात्रों में अवलोकन, अध्ययन, चिंतन और मनन की रुचि उत्पन्न करना। छात्रों को अवसर एवं प्रसंगानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करने तथा सामान्य पत्र और साहित्यिक रचनाएं लिखने के योग्य बनाना। छात्रों को कम से कम भाषा को अधिक से अधिक भाव व्यक्त करने में निपुण करना। भाषा को सजीव, सरल, मधुर तथा मर्मस्पर्शी बनाने की क्षमताओं का विकास करना। भाषा में व्याकरण की शुद्धता, सरलता एवं स्पष्टता के प्रयोग की योग्यता का विकास करना। चैंपियन महोदय के अनुसार रचना का परम लक्ष्य छात्रों को इतना सक्षम बनाना है कि वह अपनी बातों को सावधानीपूर्वक, अपने शब्दों को अपने ढंग से स्वतंत्र शैली में व्यक्त कर सके। प्रकार। रचना भाव एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। यह शब्दों को क्रम में सुव्यवस्थित करने की कला है। भाव को अभिव्यक्त मौखिक व लिखित दोनों ही रूप में किया जा सकता है। कोई भी प्रकार की रचना करवाने से पूर्व मौखिक अभिव्यक्ति आवश्यक है, क्योंकि बालक के विकास क्रम में सर्वप्रथम मौखिक भाषा का ही विकास होता है। मातृभाषा का विकास मौखिक ही अधिक होता है। रचना का उद्देश्य छात्रों को व्याकरण शुद्ध भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास कराना है और भाषा को वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना है। रचना शिक्षण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला, नियमबद्ध रचना। इसे मार्गदर्शित रचना भी कहते हैं। इस प्रकार की रचना में लेखन के नियम जैसे विषय क्या होगा, कितने अनुच्छेद, कितने वाक्य आदि होंगे, इसके अतिरिक्त रूपरेखा भी प्रदान की जा सकती है, जिसके आधार पर छात्र रचना का पूर्ण लेखन करेगा।
इसमें व्याकरण के शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाता है। युक्त भावों, विचारों आदि के विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार की रचना प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों से करवाई जाती है। इससे छात्रों में भाषा शिष्टाचार के पालन का बोध, प्रसंगानुसार एवं अनुकूल भाषा के प्रयोग की कुशलता का विकास होता है। मुक्त रचना का उद्देश्य छात्र स्वतंत्र रूप से अपने भाव और विचारों को अपनी शैली तथा शब्दावली में क्रमबद्ध रूप से प्रकट कर सकें। उच्च कक्षाओं के लिए मुक्त रचना ही करवाना चाहिए। इस प्रकार की रचनाओं में विषय, शब्दों व वाक्यों का कोई बंधन नहीं होता। छात्र स्वाभाविक और स्वतंत्र रूप से अपने भाव को प्रकट करते हैं। उनकी अशुद्धियों का संशोधन बाद में किया जाता है। इस प्रकार की रचना का प्रयोग विशेष रूप से कहानी, पत्र, निबंध, जीवन चरित्र, आत्मकथा, संवाद आदि के लेखन में किया जाता है। इस प्रकार की रचना द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, वह विभिन्न प्रतियोगिताओं में सहभागी हो जाते हैं, विशेष रूप से वाद विवाद, भाषण, गोष्ठी आदि। वहाँ उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। छात्रों का ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ उनकी चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। रचना शिक्षण की विधियाँ। वैसे तो रचना शिक्षण हेतु कई विधियों के नाम सुझावित किए जाते हैं, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, चित्र वर्णन विधि, उद्बोधक विधि, रूपरेखा विधि, समवाय विधि प्रणाली, समीक्षा प्रणाली आदि। लेकिन जहाँ रचना शिक्षण का उद्देश्य सृजनात्मक तथा मौखिक योग्यताओं का विकास करना हो, वहाँ चर्चा विधि का प्रयोग सर्वोत्तम है। उपरोक्त सभी विधियों का समावेश चर्चा विधि में किया जाए तो छात्र अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति कुशलता पूर्वक कर सकते हैं। चर्चा विधि में दिए गए विषय पर छात्रों से छोटे छोटे प्रश्न पूछकर उनके उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रश्न विषय के क्रमानुसार ही पूछने चाहिए। इससे छात्र विषय से परिचित हो जाते हैं और लेखन से पूर्व मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर भी मिल जाता है। विषय विस्तार के दौरान कुछ चित्र, उदाहरण, तुलना, समानता आदि का प्रयोग किया जाता है। रचना में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शब्द, मुहावरों व सूक्तियों की चर्चा भी की जाती है। कक्षा में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है कि छात्र स्वयं संबंधित विषय पर विचार प्रस्तुत करते हैं। इस विधि में छात्रों का सक्रिय सहभाग होता है और इस विधि के केवल मौखिक रचनाओं हेतु प्रयोग की जा सकती है। इस प्रकार छात्रों के बौद्धिक, मानसिक और आयु को ध्यान में रखकर किसी भी उपयुक्त विधि का प्रयोग कर छात्रों की रचना को कुशल बनाया जा सकता है। किसी भी विधि का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मौखिक रचना लिखित रचना का आधार है, अतः लिखित रचना कराने से पहले छात्रों को मौखिक रूप से विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाए। रचना संशोधन, करेक्शन ऑफ कंपोजिशन। रचना शिक्षण में चाहे जितनी सावधानी बरती जाए, छात्रों में प्रायः लिपि एवं व्याकरण संबंधी अशुद्धियों का होना स्वाभाविक है। संशोधन से ही छात्र अपनी भूलें, अशुद्धियाँ, त्रुटियाँ और अन्य दोष जान सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी कुछ पॉइंट्स बताए हैं, वो रचना संशोधन किस प्रकार किया जाता है उसके विषय में बताया गया। पहला, सर्वप्रथम अध्यापक अधिक से अधिक मौखिक कार्य कराए और जो कुछ लिखवाएं उसे पूर्ण रूप से जांचे। संशोधन करते समय छात्रों की सामान्य और व्यक्तिगत दोनों प्रकार की अशुद्धियों पर ध्यान देना चाहिए। सामान्य अशुद्धियों को कक्षा में सामूहिक रूप से शुद्ध किया जाए और व्यक्तिगत अशुद्धियों का व्यक्तिगत रूप से छात्रों को बुलाकर बता दिया जाए। संशोधन कार्य धैर्य के साथ किया जाए। अध्यापक को किसी भी स्थिति में झुंझलाना नहीं चाहिए। प्रमोद, लापरवाही तथा शीघ्रता के कारण होने वाली अशुद्धियों को कम करने के लिए छात्रों को लिखते समय सावधान कर देना चाहिए। छात्रों के स्तर के अनुकूल ही संशोधन कार्य किया जाना चाहिए। संशोधन कार्य को करने के उपरांत यह देखना चाहिए कि छात्रों ने अशुद्धियों का निवारण कर लिया है या नहीं। प्रयोगात्मक व्याकरण पर पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि व्याकरण की अशुद्धियों का सारा भार रचना पर ही न पड़े।
रचना के लिए अभ्यास पुस्तिका बनवानी चाहिए। इस पुस्तिका पर अभ्यास कार्य विधिवत संपादित कराना चाहिए। अशुद्धियों का निवारण रचनात्मक ढंग से किया जाए, छात्रों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। संशोधन कार्य में अध्यापक 3 विधियां अपना सकते हैं। पहला, छात्र अपनी रचना को लिखकर स्वयं अशुद्धियां निकालने का प्रयत्न करें। छात्र स्वयं एक दूसरे की रचनाओं को पढ़कर उनकी अशुद्धियां ठीक करें। अध्यापक स्वयं अशुद्धियां ठीक करें। 11वां, अध्यापकों को चाहिए कि छात्रों की रचनाओं का संशोधन उनकी उपस्थिति में करें या कॉपियों को घर ले जाकर भी संशोधन कार्य किया जा सकता है। संशोधन कार्य को सरल बनाने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे अ अक्षर विन्यास की अशुद्धि, लिपि की अशुद्धि, स संधि की, क कारक की अशुद्धि, अनावश्यक शब्द ब्रैकेट में शब्दों को मिला लें प्लस संधि द्वारा जोड़ लें, कोई शब्द छूटा है, शब्दों को पृथक करें, स्पष्ट अस्पष्ट है आदि। अशुद्धियों की एक सूची बना लेनी चाहिए और कक्षा में सभी छात्रों को उनकी अशुद्धियां बता देनी चाहिए। संशोधन के बाद यह भी देखना चाहिए कि छात्र एक बार समझी हुई अशुद्धियों को दोहराए नहीं। तो दोस्तों, आज हमने रचना अध्यापन के विषय में विस्तार पूर्वक जाना। आशा है आप लोगों को ये मेरा प्रयास पसंद आया होगा। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।